जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज चल रही है हमारी, और उसी को हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम पढ़ने वाले आज क्षेत्रीय विविधीकरण व अपवादवाद के बारे में। ठीक है, क्षेत्रीय विविधीकरण और अपवादवाद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने लास्ट में पढ़ाया था क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बारे में, जो मात्रात्मक क्रांति है। मात्रात्मक क्रांति के बारे में पढ़ाया था। मात्रात्मक क्रांति के समर्थक कौन थे उनके बारे में बताया था मैं। ठीक है, कुछ मॉडल्स हैं उनके बारे में बताया था। सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्षेत्रीय विभेदीकरण होता है उसको इंग्लिश में एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और जो अपवादवाद होता है उसको एक्सेप्शनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, धरातल पर घटनाओं का विभेदीकरण का विशिष्टीकरण अध्ययन हॉटसन ने प्रारंभ किया था। जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है, धरातल पर जो घटनाओं का विभेदीकरण है उसका विशिष्ट तरीके से अध्ययन करने की शुरुआत किसने की थी? हॉटसन मोदे ने की थी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि धरातल पर घटनाओं का जो विभेदीकरण है, धरातल के ऊपर हमें जो विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करने की शुरुआत किसने की थी? हॉटसन मोदे ने की थी। और हॉटसन मोदे के द्वारा दो किताबें लिखी गई थी, जिसमें एक का नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी, दूसरी किताब का नाम था पेरिस्पेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो इन्होंने हॉटसन मोदे ने धरातल पर क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन करने की शुरुआत की, और ये शुरुआत उन्होंने अपनी किताब नेचर ऑफ ज्योग्राफी में की। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको कि आपको बताना है कि जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी है वो कब लिखी गई थी। ठीक है, ये आपको बताना है। हॉटसन ने क्षेत्रीय विभेदीकरण की शुरुआत की अपनी किताब नेचर ऑफ ज्योग्राफी में। हॉटसन ने बताया कि एक क्षेत्र में व्याप्त अनूठापन या विशिष्टता उसे दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। ठीक है, हॉटसन मोदे ने बताया कि एक क्षेत्र में जो विभिन्नताएं होती हैं, एक क्षेत्र की या तो कुछ स्पेशल बातें उसे दूसरे क्षेत्र से अलग करती हैं, उसे दूसरे क्षेत्र से एक अलग पहचान देती हैं। क्षेत्रीय विभेदीकरण का मतलब बताया था हॉटसन मोदे ने कि किसी एक क्षेत्र की ऐसी कुछ स्पेसिफिक बातें, ऐसी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसे दूसरे एरिया से क्या करती हैं? अलग करती हैं, जो उसे दूसरे एरिया से एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में हॉटसन मोदे ने अपनी किताब नेचर ऑफ ज्योग्राफी में बताया। क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र की वो स्पेशल बातें जो उसे दूसरे क्षेत्र से अलग करती हैं। इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता विभेदीकरण की संकल्पना का विकास हुआ, और यही क्षेत्रवर्णी भूगोल है, कोरोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, कोरोलॉजी साइंस है। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना की शुरुआत किसने की? हॉटसन मोदे ने की। और भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस किसने कहा? हॉटसन मोदे ने कहा। हॉटसन ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना के का प्रतिपादन किया था। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया प्यारे साथियों? हॉटसन मोदे ने किया। किसने? हॉटसन मोदे ने। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना का प्रतिपादन हॉटसन मोदे ने किया था। क्षेत्रवर्णी शब्द का प्रयोग, जिसको इंग्लिश में कोरोलॉजी बोलते हैं, क्षेत्रवर्णी या कोरोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्ट्रैबो ने किया था। घटित प्रादेशिक या विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस, ठीक है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो घटित प्रादेशिक विज्ञान या कोरोलॉजी साइंस। कोरोलॉजी साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कांट मोदे ने किया था। भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, रिस्टोफेन ने कहा था। क्षेत्रीय विभेदीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैटनर ने किया था। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग कोलसावर ने किया था। क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना हॉटसन ने दी थी। तो ये बातें ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। क्षेत्रवर्णी शब्द कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो ने किया। कोरोलॉजिकल साइंस, भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस किसने बताया? कांट ने बताया। भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान रिस्टोफेन ने कहा। क्षेत्रीय विभेदीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैटनर ने किया। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोलसोवर ने किया। क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना हॉटसन ने दी। अपवादवाद से संबंधित सेफर मोदे। ठीक है, अपवादवाद का भूगोल, इसका विकास अमेरिका में सेफर मोदे के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, अपवादवाद का जो भूगोल है इसकी शुरुआत किसने की थी? सेफर मोदे ने की थी। सेफर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो अपवादवाद जो भूगोल है, अपवादवाद की शुरुआत किसने की थी प्यारे साथियों? अमेरिका के सेफर मोदे ने की थी। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी,
भूगोल एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी किताब किसकी है? सैफर मोदे की है। दो बातें, अपवादवाद की शुरुआत सैफर ने की। अपवादवाद का पिता सैफर को कहा जाता है। सैफर अमेरिका के थे। सैफर ने भूगोल में अपवादितता की शब्दावली को हवा दी। यह मूलतः अर्थशास्त्री था। इसके अनुसार भूगोल अपवादवाद का अध्ययन था। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, अपवादवाद शब्द का प्रयोग सैफर ने किया, अपवादवाद की शुरुआत सैफर ने की, अपवादवाद का जनक सैफर को कहा जाता है। सैफर अमेरिका का था। इस विचार से अमेरिका में हॉटसन सैफर विवाद खड़ा हो गया। इसका विचार प्रत्यक्षवाद संप्रदाय के दार्शनिकवाद पर आधारित था। यह बात आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है। स्थानिक विश्लेषण, जिसको हम स्पाइटल एनालिसिस बोलते हैं। भूगोल में स्थान निर्धारण के विश्लेषण में मात्रात्मक क्रांतियों के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिनको हम स्थानिक विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, भूगोल में स्थान निर्धारण के विश्लेषण में मात्रात्मक क्रांतियों के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, भूगोल में स्थान निर्धारण के विश्लेषण में मात्रात्मक क्रांतियों के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिनको हम स्थानिक विश्लेषण कहते हैं। प्रोफेसर अनुचिन के अनुसार स्थानिक विश्लेषण स्थान मार्गों व दूरियों के अध्ययन से संबंधित होता है। ठीक है, प्रोफेसर अनुचिन मोदे ने स्थान विश्लेषण के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि प्यारे साथियों, जो स्थान विश्लेषण होता है वो स्थान मार्गों और दूरियों के अध्ययन से संबंधित होता है। तो प्रोफेसर अनुचिन मोदे ने स्थान विश्लेषण के बारे में बताया कि जो स्थानिक विश्लेषण है वो स्थान मार्गों व दूरियों के अध्ययन से संबंधित होता है। इसमें स्थान विशेष की आर्थिक क्रियाओं को विश्लेषित किया जाता है और इसमें जो स्थान विशेष की आर्थिक क्रियाएं हैं उनको विश्लेषित किया जाता है। अवस्थिति विश्लेषण, लोकेशनल एनालिसिस, जिसको हम लोकेशन एनालिसिस बोल सकते हैं, इसमें किसी स्थान विशेष की दृश्य घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जो अवस्थिति विश्लेषण है, जिसको हम लोकेशन एनालिसिस बोलते हैं, इसमें किसी स्थान विशेष की दृश्य घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह स्थान विज्ञान से जुड़ी विधि है। विलियम बुंगी ने अपनी किताब थियोरेटिकल ज्योग्राफी में कहा कि भूगोल स्थान निर्धारण का विज्ञान है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। भूगोल स्थान निर्धारण का विज्ञान है, किसने कहा था? विलियम बुंगी ने कहा था अपनी किताब थियोरेटिकल ज्योग्राफी में। तो विलियम बुंगी के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था थियोरेटिकल ज्योग्राफी, जिसमें उन्होंने भूगोल स्थान निर्धारण के विज्ञान को माना। ठीक है, विलियम बुंगी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है थियोरेटिकल ज्योग्राफी। विलियम बुंगे ने अपनी किताब थियोरेटिकल ज्योग्राफी में भूगोल को स्थान निर्धारण का विज्ञान बताया। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हैगेट के द्वारा लिखी हुई किताब है। ये आप ऐसे कैसे याद कर लेना कि लोकेशनल एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हैगेट की किताब है। रिपीट कर रहा हूँ, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी किताब किसकी है? पीटर हैगेट की है। किसकी है? पीटर हैगेट की है। स्ट्रोबो ने भूगोल में सर्वप्रथम क्षेत्रवर्णी कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो भूगोल में कोरोलॉजी या क्षेत्रवर्णी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्ट्रोबो ने किया था। किसने किया था? स्ट्रोबो ने किया था। भूगोलवेता के भूगोलवेता पृथ्वी के भागों को वर्णन करने का प्रयास करने वाले भूगोलवेता थे। इसको मत याद करो, आप इतना याद कर लो कि भूगोल के लिए क्षेत्रवर्णी शब्द या कोरोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्ट्रोबो ने किया था। इमैनुअल कांट ने भूगोल को कोरोलॉजी विज्ञान कहा था। इमैनुअल कांट महोदय ने भूगोल को कोरोलॉजी विज्ञान कहा था। तो भूगोल को कोरोलॉजी विज्ञान किसने कहा था? इमैनुअल कांट महोदय ने कहा था। रिचतोफेन ने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान घोषित किया। ठीक है, ध्यान रखना, रिचतोफेन महोदय जर्मन के पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान घोषित किया था। यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। रिचतोफेन जर्मन के पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहा था। हेटनर ने क्षेत्र विभिन्नता पर बल दिया था। अमेरिका में रिचर्ड हॉटसन ने भूगोल की प्रादेशिक विज्ञान के रूप में आधुनिक स्वरूप की व्याख्या की थी। ठीक है, तो हेटनर ने क्षेत्र विभिन्नता पर बल दिया। क्षेत्र विभिन्नता पर बल देने का काम हेटनर ने किया था। अमेरिका में रिचर्ड हॉटसन ने भूगोल को प्रादेशिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो भूगोल को प्रादेशिक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का काम किसने किया? हॉटसन ने किया, जो कि अमेरिका के थे। दुनिया में क्या घटित हो रहा है, भूगोल इसका अध्ययन करता है, ये किसने कहा था? हॉटसन ने कहा था। ठीक है, सॉरी, रिचर्ड हॉटसन ने कहा था कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है इसका अध्ययन कौन करता है? भूगोल करता है। यह बात किसने बोली? हॉटसन महोदय ने कही थी। इतिहास कब हुआ है?
कैसे कब का अध्ययन करते हैं। मैं दोबारा से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इतिहास के द्वारा हम कब का अध्ययन करते हैं, जबकि भूगोल के द्वारा हम कहाँ और कैसे का अध्ययन करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आप बताओ प्यारे साथियों। भाई इतिहास में हम कब का अध्ययन करते हैं, भूगोल में हम कहाँ और कैसे का अध्ययन करते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपको बताना है। दुनिया में क्या घटित हो रहा है, भूगोल इसका अध्ययन करता है, ये रिचर्ड हॉटसन ने कहा था। ब्लास ने फ्रांस का अध्ययन कर रहे थे, ब्लास महोदय जब फ्रांस का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने लघु प्रदेशों के लिए पेज की संकल्पना दी, पेज शब्द का प्रयोग किया। वोरेनियस और कांट ने सबसे पहले भूगोल का संबंध वितरण के विज्ञान के रूप में माना था। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, वोरेनियस और कांट पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को वितरण विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। वोरेनियस और कांट पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को वितरण विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। हैटनर महोदय ने कहा था कि इतिहास कब तथा भूगोल कहां का अध्ययन करता है। ठीक है, इतिहास कब तथा भूगोल कहां का अध्ययन करता है, यह बात हैटनर ने बोला था। प्यारे साथियों ध्यान रखना, किसने बोला था, हैटनर ने बोला था, हैटनर ने बोला था। भूगोल वस्तुएं कहां कहां का अध्ययन करता है, यह मोर्स ने कहा था। ठीक है, भूगोल वस्तुएं कहां कहां पर है इसका अध्ययन करता है, यह बात किसने बोली, मोर्स ने बोली। इतिहास कब का तथा भूगोल कहां का अध्ययन करता है, यह बात हैटनर ने बोली। किसने बोली, हैटनर ने। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म क्या है। ठीक है, अब नियतिवाद, संभववाद, नव नियतिवाद, इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया आपको, बहुत सारी बार इनके बारे में बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं प्यारे साथियों, नियतिवाद जिसको हम डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। डिटर्मिनिज्म बात क्या करता है भाई, डिटर्मिनिज्म नियतिवाद का मतलब है कि भाई सब कुछ प्रकृति है, मानव क्या है, प्रकृति का दास है। नियतिवादियों ने प्रकृति को सब कुछ माना है जबकि मानव को बिल्कुल हीन माना है। नियतिवादियों ने प्रकृति को बहुत पावरफुल माना है, बहुत शक्तिशाली माना है, जबकि मानव को बिल्कुल हीन माना है, बिल्कुल क्षमताहीन माना है, बिल्कुल कार्यहीन माना है। ठीक है, नियतिवादियों के अनुसार भाई प्रकृति सब कुछ है जबकि मानव कुछ भी नहीं है। नीतिवादियों के अनुसार प्रकृति बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जबकि मानव क्या है, बिल्कुल शक्तिहीन है। नियतिवाद डिटर्मिनिज्म की शुरुआत जर्मनी में हुई, इसको विकसित करने का श्रेय फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को दिया जाता है। तो नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म की शुरुआत जर्मनी में हुई, इसे शुरू करने का श्रेय रेटजेल महोदय को दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ भूगोलवेताओं के बारे में है जो कि नियतिवाद के समर्थक हैं, तो इन सभी को आपको याद करना है कि नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म के समर्थक कौन कौन है, जैसे हिप्पार्कस है, कांट है, हंटिगटन है। सभी को मत याद करो, इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं बता देता हूँ। जैसे हिप्पार्कस है, कांट है, हंटिगटन है, हिकल है, हम्बोल्ट है, अरस्तु है, रिटर है, लीपले है, डेविस है, सैम्पुल है, रेटजेल है, स्ट्रबो है और वोरेनियस है। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको याद करना है कि ये क्या है, नियतिवाद के समर्थक है, डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर हैं। बाकी आप जैसे डिमोसिन्स बच गया, थ्यूडिडेस बच गए, इनको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। बाकी ये मैंने जो अंडरलाइन किया ना, इनको तो याद करना ही है। दो बचे हैं, इनको भी याद कर लेना चाहो तो। ये सभी के सभी क्या है, डिटर्मिनिज्म के समर्थक है, नियतिवाद के समर्थक हैं। इन सभी के जो भी स्टेटमेंट हैं, इन विद्वानों के जितने भी स्टेटमेंट हैं, उनमें आपको नियतिवाद की झलक देखने को मिलेगी। और जहां पर आपको नियतिवाद की झलक देखने को मिलेगी वहां पर प्रकृति को शक्तिशाली माना जाएगा और मनुष्य को शक्तिहीन माना जाएगा। रेटजेल एक जर्मन ज्योग्राफर थे, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, एंथ्रोपोजोग्राफी किताब भी लिखी थी इन्होंने। जर्मन में नियतिवाद का प्रारंभ किया था इन्होंने प्रकृति को सर्वशक्तिशाली माना और मानव को बिल्कुल हीन माना था, बिल्कुल कमजोर माना था। मानव को उसी पर्यावरण में रहता है, मानव उसी पर्यावरण में रहता है तो उसके साथ तालमेल बिठा कर रहना पड़ेगा जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। रेटजेल महोदय ने कहा कि भाई मानव है ना, उसी पर्यावरण में रह रहा है तो इसे उसी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए जिस तरीके से पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। रेटजेल ने कहा कि समान परिस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं।
रैटजेल मोदी ने दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि समान परिस्थितियां और समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं। तो रैटजेल मोदी का नियतिवाद के संबंध में दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट तो था कि भाई मानव एक पर्यावरण के बीच में रहता है, तो मानव को उस पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना चाहिए जिस तरीके से जीव जंतु और पेड़ पौधे बैठाते हैं। रैटजेल मोदी ने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि समान परिस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं। उसके बाद कोल रिटर वातावरण नियतिवाद के समर्थक थे। हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में खुद से एवं पृथ्वी से पूछना चाहिए। ये किसने कहा था? रिटर मोदी ने कहा था। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये कि मैं पृथ्वी के नियमों के बारे में खुद से एवं पृथ्वी से पूछना चाहिए। मानव के विकास मार्ग का निर्धारण करने में प्राकृतिक पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से याद करना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तो भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, दोनों को याद कर लो। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, इसको स्किप कर दो, इसको याद कर लो कि पृथ्वी के नियमों के बारे में हमेशा हम पृथ्वी से पूछना चाहिए। उसके बाद हम चर्चिल सैंपल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रैटजेल की शिष्या थी। अमेरिका में पर्यावरण नियतिवाद को विकसित किया था। कट्टर पर्यावरण नियतिवादी भूगोलवेत्ता थी ये। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट याद करो। पहले जो चर्चिल सैंपल है वो अमेरिका की थी। रैटजेल की शिष्या थी ये। अमेरिका में पर्यावरण नियतिवाद को विकसित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये पर्यावरण नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। क्या थी? पर्यावरण नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। चर्चिल सैंपल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मानव धरातल की उपज है। मानव धरातल की उपज है, ये बात किसने बोली थी? चर्चिल सैंपल मोदी ने बोली थी। चर्चिल सैंपल ने बोला था कि मानव धरातल की उपज है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हम हंटिंगटन मोदी के बारे में बात करते हैं। इनको हम डिटेल से समझेंगे। तो बताओ प्यारे साथियों, यहाँ तक का सब कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ एक बार सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ तक का सारा सब कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया, जिससे हम आगे बढ़ें।
तो बताओ प्यारे साथियों, यहाँ तक का सब कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बता दो सभी की सभी एक बार। चलो अब हम शुरू करते हैं हंटिंगटन महोदय के बारे में। पहली बात, जलवायु नियतिवादी थे ये। अब भी मैं आपको बताया था कि वातावरण नियतिवादी के बारे में, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे बन जाएगा हंटिंगटन महोदय एक जलवायु नियतिवादी थे, या इस टाइप से भी बन जाए, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि हंटिंगटन महोदय एक वातावरण नियतिवादी थे। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा भूगोलवेत्ता वातावरण नियतिवादी है, कौन सा भूगोलवेत्ता जलवायु नियतिवादी है। तो हंटिंगटन महोदय जलवायु नियतिवादी थे। इसमें मानवीय सभ्यता के विकास व उन्नति में जलवायु तथ्य की व्याख्या प्रमुख नियंत्रण कारक मानकर ही और कहाँ की का विकास अनुकूल जलवायु में हुआ है। ठीक है, तो आप इसको मत याद करो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट नहीं लग रहा। यहाँ पर ये याद करो बस अभी तो, कि जो हंटिंगटन महोदय वो जलवायु नियतिवादी है। हंटिंगटन कहाँ के ये आपको बताना है। इसने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में बताया कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण जलवायु में निवास करती है। यह बात भी आप याद कर लेना, मेरे को थोड़ी सी महत्वपूर्ण लग रही है कि हंटिंगटन महोदय ने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किताब किसकी है? हंटिंगटन महोदय की है। और इन्होंने अपनी इस किताब में कहा था कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में निवास करती है। नियतिवादी जो विचारधारा है वो प्रकृति को शक्तिशाली मानती है, जबकि मानव को वो बिल्कुल शक्तिहीन मानती है। नियतिवादी विचारधारा के अनुसार मानव एक निष्क्रिय अभिकर्ता मानती है, जिस पर प्राकृतिक वातावरण के तत्व क्रियाशील होते हैं, जो उसके व्यवहार को तथा उसके निर्णय को नियंत्रित करते हैं। तो बात यही है, ओवरऑल कहानी ये समझनी आपको नियतिवाद के संबंध में, कि नियतिवादियों का मानना था कि भाई प्रकृति सब कुछ है, जबकि मानव कुछ नहीं है। उसके बाद हम संभववाद के बारे में बात करते हैं। संभववाद को इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। नियतिवाद का जन्म जर्मन में हुआ था, जबकि संभववाद का जन्म फ्रांस में हुआ है। संभववाद का जो पिता है वो हम ब्लास महोदय को कहते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने किया था। तीन बातें, संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया। संभववाद का जनक कौन है? ब्लास महोदय हैं। संभववाद का पिता ब्लास महोदय को कहते हैं। संभववाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। अब संभववाद की जो विचारधारा है ना, इसका विकास निश्चयवाद के अपोजिट हुआ था, क्योंकि नियतिवादियों का मानना था कि भाई सब कुछ ही पर्यावरण है, मानव कुछ नहीं है। लेकिन संभववादियों से यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या पागल बना रहे हो लोगों को, कि प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति कुछ सब कुछ है। संभववादियों ने कहा कि तुम चुप रहो, प्रकृति कुछ नहीं है, सब कुछ मानव है। तो नियतिवादियों का मानना था कि सब कुछ प्रकृति है, मानव कुछ नहीं है। इसके अपोजिट संभववादियों का मानना था कि भाई प्रकृति कुछ नहीं है, मानव सब कुछ है। ठीक है, तो नियतिवाद संभववाद क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के व्याघातक हैं। नियतिवादियों का मानना है कि प्रकृति शक्तिशाली है, वहीं संभववादियों का मानना है कि मानव शक्तिशाली है। नियतिवादियों का मानना है कि मानव कमजोर है, वहीं संभववादियों का मानना है कि मानव बहुत शक्तिशाली है, प्रकृति कमजोर है। ठीक है, तो संभववादियों का क्या मानना था कि प्रकृति शक्तिहीन है, मानव बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है। ये मानवीय कांट पर निर्भर करता है, मानवीय छांट पर निर्भर करता है कि इन संभावनाओं में से किसका वो उपयोग करता है और कैसे उपयोग करता है। ठीक है, तो संभववादियों का मानना था कि जो भाई प्रकृति है ना, वो हमें संभावना प्रस्तुत करती है, लेकिन सारा सब कुछ मानव पर डिपेंड करता है कि वो उन संभावनाओं में से कौन सी संभावनाओं को उपयोग करता है, कौन सी संभावनाओं का यूज करता है। तो संभववादियों का मानना था क्या कि भाई प्रकृति तो केवल संभावना प्रस्तुत करने का काम करती है, उन संभावनाओं में से कौन सी संभावनाओं को रखना है, कौन सी संभावनाओं का उपयोग करना है, यह पूर्णतः निर्भर करता है किसके ऊपर? मानव पर। संभववाद के समर्थक है जैसे लुसियन फेब्रे है, डी ब्लास महोदय, ये दो तो फिक्स हैं क्योंकि लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग किया, ब्लास महोदय को जन्मदाता कहा जाता है। डिमांजिया, ये भी संभववाद के बहुत ही ज्यादा समर्थक हैं। हेटनर जर्मन संभववादी थे ये। ईसा बोमिन अमेरिकन संभववादी हैं। कोलसोवर अमेरिकन संभववादी हैं। प्लेनचार्डी ये भी संभववादी हैं। डी मोर्टिन ये भी संभववादी हैं। ब्रुन्स ये भी संभववादी हैं।
तो ये टोटल 9 संभववादी हैं जो संभववाद के बहुत बड़े समर्थक थे। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, इन सभी का आपको नाम याद रखना है। लुसियन फेब्रे ने कहा संभववाद के बारे में, संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लुसियन फेब्रे ने किया, और कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं का स्वामी मानव है, वह मानवीय छांट के द्वारा उन संभावनाओं का उपयोग करता है। भाई संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने किया था। लुसियन फेब्रे ने कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं बल्कि सभी जगह संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं का स्वामी कौन है? मानव है। लुसियन फेब्रे ने कहा था कि भाई कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है लेकिन सभी जगह संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं का स्वामी कौन है? मानव है। मानव पर निर्भर करता है कि वो इन संभावनाओं में से कौन सी संभावना का उपयोग करता है, कौन सी संभावनाओं को वो निष्कासित करता है, ठीक है, कौन सी संभावनाओं को कैंसिल करता है। तो कहीं कोई अनिवार्यता नहीं बल्कि सभी जगह संभावनाएं, ये किसने कहा था? लुसियन फेब्रे ने कहा था। मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है, प्रकृति तो केवल उसकी उद्देश्य का मात्र है, मतलब केवल सलाहकार है। तो प्रकृति को सलाहकार के रूप में किसने माना है? ब्लास मोदे ने माना है। ब्लास मोदे को हम संभववाद का जनक कहते हैं। ब्लास मोदे के विचारों में प्रकृति क्या है? केवल एक सलाहकार के रूप में है, ठीक है, ये बस इतना याद कर लो। ब्लास मोदे के विचारों में प्रकृति क्या है? एकमात्र सलाहकार के रूप में, एकमात्र एडवाइजर के रूप में है। जीन ब्रून्स, मनुष्य व उसके कार्य की महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव क्रियाशील प्राणी है और वो प्रकृति में परिवर्तन करने में लगा रहता है, ठीक है। ब्रून्स महोदय का मानना है कि भाई मानव क्रियाशील प्राणी है और वो प्रकृति में परिवर्तन करने में लगा रहता है। तो ब्रून्स महोदय का मानना था कि भाई जो मानव है बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील प्राणी है जो प्रकृति में सदा परिवर्तन करने में लगा रहता है। अब हम बात करते हैं नवनियतिवाद को। अब नवनियतिवाद के कुछ उपनाम हैं जो मैं आपको बता देता हूं। नवनियतिवाद को आधुनिक नियतिवाद भी कहते हैं, वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो नियतिवाद के पहला नाम आधुनिक नियतिवाद, दूसरा वैज्ञानिक नियतिवाद, तीसरा न्यू डिटर्मिनिज्म। तो नवनियतिवाद को हम आधुनिक नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। अब आगे देखो प्यारे साथियों, नवनियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद किसने कहा? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने कहा? ग्रिफिथ टेलर ने कहा। नवनियतिवाद को क्रियात्मक संभववाद किसने कहा? जॉर्ज टेथम मोदे ने कहा। तो यह बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, मैं रिपीट कर रहा हूं। नवनियतिवाद इसको इंग्लिश में न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, इसको हम आधुनिक नियतिवाद या वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। नवनियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद ग्रिफिथ टेलर ने कहा। नवनियतिवाद को क्रियात्मक संभववाद जॉर्ज टेथम मोदे ने कहा। तो यह ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा कि क्रियात्मक संभववाद, नवनियतिवाद को क्रियात्मक संभववाद किसने कहा? जॉर्ज टेथम ने कहा। नवनियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद किसने कहा? टेलर मोदे ने कहा। नवनियतिवाद यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। भाई अभी मैंने आपको बताया था कि नियतिवाद जर्मन से संबंधित है, संभववाद फ्रांस से संबंधित है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से नवनियतिवाद अमेरिका से संबंधित है। नवनियतिवाद के जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार पर्यावरणीय नियंत्रण ही की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी बंधा नहीं जा सकता। अब देखो नवनियतिवाद क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो नियतिवादियों का मानना क्या था कि सब कुछ प्रकृति है, मानव कुछ नहीं है। संभववादियों का मानना था कि भाई सब कुछ मानव है, प्रकृति कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। नियतिवादियों के बीच में भी झगड़ा चल रहा था और संभववादियों के बीच में झगड़ा चल रहा था, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अपोजिट तरीके से लड़ रहे थे। अब नवनियतिवादियों ने सोचा कि यार इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। नियतिवादी मान रहे कि प्रकृति सब कुछ है, संभववादी मान रहे कि मानव सब कुछ है, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो क्यों ना इन दोनों के बीच में एक बैलेंस पैदा कर दिया जाए। नवनिश्चयवादियों ने नियतिवाद और संभववाद दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया। किसका? बैलेंस बनाने का। नवनियतिवादियों ने कहा कि भाई ना तो प्रकृति शक्तिशाली है और ना ही मानव शक्तिशाली है, ना प्रकृति कमजोर है ना मानव कमजोर है, बल्कि ये क्या है, एक दूसरे से मिले जुले हैं। ना तो मानव के बिना प्रकृति कुछ कर सकती
और ना ही प्रकृति के बिना मानव कुछ कर सकता। तो नवनियतिवादियों ने क्या कर दिया, प्रकृति और मानव के बीच में बैलेंस बना दिया, संभववाद और नियतिवाद के बीच में संतुलन बना दिया। पर्यावरणीय नियंत्रण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में बंधा भी नहीं जा सकता। नवनियतिवादियों ने कहा कि हम जो पर्यावरण नियंत्रण है, जो प्रकृति है, उसकी हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्रकृति की सीमाएं हैं इसमें हम बंधे भी नहीं रह सकते। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा किसके संबंध में, नवनियतिवाद के संबंध में। ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद के संबंध में कहा कि भाई हम जो प्रकृति है इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते, प्रकृति को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो प्रकृति के जो रूल हैं उनमें हम बंधे भी नहीं रह सकते। नियतिवाद और संभववाद के बीच में मध्यस्थता का काम करती है कौन, नवनियतिवाद। वास्तव में ना तो प्रकृति का ही पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है, दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, नवनियतिवाद से संबंधित है। ग्रिफिथ टेलर ने इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में कहा कि प्रकृति एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। ठीक है, अब प्यारे साथियों, नवनियतिवाद को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने कहा, ग्रिफिथ टेलर ने कहा। अब स्टॉप एंड गो का काम कौन करता है, यदि हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रैफिक लाइट पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो क्या काम करता है, स्टॉप एंड गो, ये दो काम करता है, साधनों को रोकने का काम करता है, फिर उनको भेजने का काम करता है। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा कि भाई जो प्रकृति है ना वो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम कर रही है, वो रोकने का भी काम करती है तो वो भेजने का भी काम करती है। ठीक है, इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा। ठीक है, तो प्रकृति, ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में कहा। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करती है। अब उसके बाद हम प्रसंभववाद को पढ़ते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिज्म बोलते हैं। प्रोबेबिलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग OH के स्पेट ने किया, जो कि ब्रिटिश कनाडियन ज्योग्राफर थे। ठीक है, तो प्रसंभववाद को इंग्लिश में प्रोबेबिलिज्म कहते हैं। प्रसंभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग OH के स्पेट ने किया था, जो कि ब्रिटिश कैनेडियन ज्योग्राफर हैं। प्रसंभववाद या प्रोबेबिलिज्म का जनक किसको कहा जाता है, OH के स्पेट को कहा जाता है। यह विचारधारा संभववाद को ही संशोधित करती है। इस विचारधारा के अनुसार वातावरण के साथ साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन अन्य संभावनाओं की अपेक्षा कुछ संभावनाएं अधिक संभाव्य होती हैं। ये आप स्टेटमेंट ऐसे कैसे याद कर लेना। संभववाद में संशोधन ही क्या है, प्रसंभववाद है, प्रोबेबिलिज्म है। जो पॉसिबिलिज्म है उसमें जो संशोधन है उसे हम प्रोबेबिलिज्म कहते हैं, प्रसंभववाद कहते हैं। और प्रसंभववाद के अनुसार वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन अन्य संभावनाओं की अपेक्षा कुछ संभावनाएं अधिक संभाव्य होती हैं। हैगरस्टेड कहाँ के थे, स्वीडिश के थे। इन्होंने कहा कि यह नियतिवाद व संभववाद के मध्य समन्वय की स्थिति है। जो हैगरस्टेड हैं वो कहाँ के थे, हैगरस्टेड कहाँ के थे प्यारे साथियों, स्वीडिश के थे। हैगरस्टेड कहाँ के थे, स्वीडिश के थे। हैगरस्टेड ने कहा कि जो प्रसंभववाद है वो नियतिवाद और संभववाद के बीच में समन्वय का काम कर रही है। उसके बाद हम भूगोल में कुछ नवीन प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब प्यारे साथियों, जो कुछ नवीन प्रवृत्तियां हैं इनके बारे में हमें डिटेल से नहीं पढ़ना, इसमें हमें केवल इतना याद करना है कि इनके उपनाम क्या है और इनका प्रतिपादक कौन है। सबसे पहले हम प्रत्यक्षवाद के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पॉजिटिविज्म बोलते हैं। पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के जो प्रतिपादक है उनका नाम है ऑगस्टस कॉम्टे महोदय। 1830 में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया गया था, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिविज्म कहा जाता है। तो प्रत्यक्षवाद को हम इंग्लिश में पॉजिटिविज्म कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षवाद को इंग्लिश में पॉजिटिविज्म कहा जाता है। पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक कौन है, ऑगस्टस कॉम्टे महोदय हैं। प्रत्यक्षवाद की शुरुआत कब हुई थी, 1830 में हुई थी। प्रत्यक्षवाद के उपनाम जैसे वस्तुनिष्ठवाद है, सकारात्मकवाद है, वास्तविकवाद है और आनुभविकवाद है। तो आनुभविकवाद, वास्तविकवाद, सकारात्मकवाद और वस्तुनिष्ठवाद,
ये किसके उपनाम है? ये प्रत्यक्षवाद के उपनाम है। प्रत्यक्षवाद को इंग्लिश में पॉजिटिविज्म कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग या प्रत्यक्षवाद का जनक ऑगस्टे कॉम्टे को कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद की शुरुआत 1830 में हुई थी। यह एक प्रकार का दार्शनिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1830 के दशक में ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा अपनी किताब पॉजिटिव फिलोसॉफी में की थी। फिलोसफी में, ठीक है। तो ऑगस्टे कॉम्टे की एक किताब थी जिसका नाम था पॉजिटिव फिलोसफी। ऑगस्टे कॉम्टे की एक किताब है जिसका नाम है पॉजिटिव फिलोसफी। ऑगस्टे कॉम्टे ने अपनी किताब पॉजिटिव फिलोसफी में प्रत्यक्षवाद की शुरुआत की थी 1830 में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिविज्म के बारे में, प्रत्यक्षवाद के बारे में। देखो, प्रत्यक्षवाद जो पॉजिटिविज्म है उसको वस्तुनिष्ठवाद, सकारात्मकवाद, वास्तविकवाद और अनुभविकवाद भी कहा जाता है, ठीक है। जो पॉजिटिविज्म है, जो प्रत्यक्षवाद है, उसको हम वस्तुनिष्ठवाद, सकारात्मकवाद, वास्तविकवाद और अनुभविकवाद भी कहते हैं। प्रत्यक्षवाद के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है ऑगस्टस कॉम्टे। उन्होंने 1830 में प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित किया था। यह एक प्रकार का दार्शनिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1830 के दशक में ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा की गई थी अपनी किताब पॉजिटिव फिलोसॉफी में। ऑगस्टस कॉम्टे के द्वारा एक किताब छापी गई थी, उस किताब का नाम था पॉजिटिव फिलोसफी। ऑगस्टस कॉम्टे ने अपनी किताब पॉजिटिव फिलोसफी में प्रत्यक्षवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। प्रत्यक्षवाद के अनुसार भौगोलिक ज्ञान का विकास अनुभविक ज्ञान के आधार पर होना चाहिए जिससे संसार को अनुभव किया जा सके और समझा जा सके। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी ध्यान रख लेना प्यारे साथियों कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार भौगोलिक ज्ञान का विकास अनुभविक ज्ञान के आधार पर होना चाहिए जिससे संसार का अनुभव भी किया जा सके और उसको समझा भी जा सके। देखो प्यारे साथियों, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ना, उनको तो मैं आपको बताता चलूंगा। बाकी यदि आप बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ समझाने का है नहीं, आप PDF से पढ़ लेना। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें मैं अब यहाँ पर पढ़ाता चलता हूँ आपको। प्रत्यक्षवादी समर्थकों का एक सम्मेलन हुआ वियना में 1830 में जिसको हम वियना सर्किल बोलते हैं। तो वियना सर्किल किससे संबंधित है? प्रत्यक्षवादियों के समर्थन, प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। वियना सर्किल किससे संबंधित है? प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद के जितने भी समर्थक थे उन्होंने एक सम्मेलन किया 1830 में जिसको हम वियना सर्किल कहते हैं। यह प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह एक दार्शनिक आंदोलन है जो आदर्शवाद का विरोधी है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो प्रत्यक्षवाद है वो आदर्शवाद का विरोधी है। वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद सोच है, ये निषेधवादी दर्शन के विरुद्ध जन्मा एक सोच है। इसका वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक विधि ज्ञान का स्रोत है। जो प्रत्यक्षवाद है उसके दो स्रोत हैं, पहला है प्यारे साथियों वैज्ञानिक विधि, दूसरा है वैज्ञानिक आधार। दार्शनिक सोच में ज्ञान का आधार तथ्य है और तथ्य स्वयं साधन है। तो देखो, इन चीज़ों को आप पढ़ना चाहो तो डायरेक्टली PDF से पढ़ लेना, केवल विशेषताएं ये याद करने का पोर्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। उसके बाद हम उपयोगितावाद के बारे में बात करते हैं जिसको हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। उपयोगितावाद यह प्रत्यक्षवाद का संशोधित रूप है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद करना है आपको। व्यवहारिकतावाद व उद्देश्यवाद भी कहते हैं इसे। जो उपयोगितावाद है उसको हम व्यवहारिकतावाद और उद्देश्यवाद भी कहते हैं। यह प्रत्यक्षवाद का एक संशोधित रूप है। सबसे बड़ा समर्थक इसका विलियम जेम्स है, ठीक है। उपयोगितावाद या उद्देश्यवाद का जो सबसे बड़ा समर्थक है उनका नाम है विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के दार्शनिक हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। तो जो उपयोगितावाद है प्रत्यक्षवाद का संशोधित रूप है जिसको हम व्यवहारिकतावाद उद्देश्यवाद कहते हैं, और इसका समर्थक विलियम जेम्स महोदय हैं जो कि अमेरिका के थे, ठीक है। बाकी आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो इसको आप पढ़ सकते हैं। उपयोगितावाद के हम यदि समर्थकों की बात करें तो उसमें एक का नाम है फ्रेजर महोदय, दूसरा है सैडलर महोदय, तीसरा है क्लॉक महोदय और चौथा है फिलो महोदय, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। उसके बाद हम क्रियात्मकवाद के बारे में बात करें जिसको हम फंक्शनलिज्म बोलते हैं। क्रियात्मकवाद को हम प्रकार्यात्मकवाद भी कहते हैं। क्रियात्मकवाद जिसको हम फंक्शनलिज्म बोलते हैं, क्रियात्मकवाद को प्रकार्यात्मकवाद भी कहा जाता है। अब इस कार्यात्मकवाद के बारे में, प्रक्रियात्मकवाद के बारे में आप इस PDF में पढ़ लेना सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम अस्तित्ववाद के बारे में बात करते हैं। अस्तित्ववाद
यह एक दार्शनिक सोच है जो मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता तथा उसके निर्णय के लिए उत्तरदायी ठहराता है। ठीक है, जो अस्तित्ववाद है वो अस्तित्व की बात करती है। किसकी बात करती है? अस्तित्व की बात करती है। मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता तथा उसके निर्णय के लिए क्या बनाती है? उत्तरदायी बनाती है। अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको याद कर लेना प्यारे साथियों। अस्तित्ववादियों का मानना है कि मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता है, मानव ने स्वयं ने अपनी प्रकृति का निर्माण किया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आदर्शवाद के बारे में कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद, इसको हम आइडियलिज्म बोलते हैं, इसको हम प्रत्ययवाद या विचारवाद भी कह सकते हैं। तो आदर्शवाद जिसको हम आइडियलिज्म बोलते हैं, इसको प्रत्ययवाद या विचारवाद भी कहा जाता है। इसके समर्थक है जॉनस्टन महोदय। जॉनस्टन महोदय ने एक किताब लिखी, द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किताब किसकी है? जॉनस्टन महोदय की किताब है। जॉनस्टन महोदय ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में प्रत्ययवाद, विचारवाद या आदर्शवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया। यह एक विचार सोच है जिसमें मस्तिष्क की क्रिया मानव अस्तित्व के ज्ञान का आधार है। आदर्शवाद क्या होना चाहिए पर बल देता है। आदर्शवादी वास्तविकता को मानसिक मस्तिष्क जन्य मानते हैं। ठीक है, जो आदर्शवादी हैं वो वास्तविकता को मानसिक या मस्तिष्क जन्य मानते हैं। आदर्शवादी विचार में विश्वास करने वाले प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं गुल के महोदय। तो भाई लोगों, गुल के महोदय को तो आपको बहुत तरीके से याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है गुल के महोदय। तो गुल के महोदय किससे संबंधित है? आदर्शवाद से संबंधित है। गुल के महोदय किससे संबंधित है? आदर्शवाद से संबंधित है। ठीक है, इनका ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसी पद्धतियों को विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि मानव के मस्तिष्क में प्रवेश किया जा सके, जिनमें मानव मस्तिष्क में उपजे विचार, उनकी शंका, आकांक्षा और रुचियों आदि को संतुष्ट करके उनके द्वारा पृथ्वी पर घटित परिवर्तनों को स्पष्ट किया जा सके। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि जो आदर्शवाद है उसके समर्थक कौन है? गुल के महोदय हैं। गुल के महोदय का स्टेटमेंट है कि हमें कुछ ऐसी पद्धतियों को विकसित किया जाना चाहिए जिनमें मानव मस्तिष्क में अपने विचार, उनकी आशा, आकांक्षा व रुचि आदि को संतुष्ट करके उनके द्वारा पृथ्वी पर घटित परिवर्तनों को स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, तो गुल के महोदय से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है इसको आपको सही ढंग से याद करना है। ठीक है, व्रस्टन महोदय है। तो व्रस्टन के अनुसार जो आदर्शवाद का विचार है, यदि आप बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो, बिना किसी रिस्क के पढ़ना चाहते हो, तो आप इसको याद कर लो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। उसके बाद हम यथार्थवाद के बारे में बात करते हैं। वास्तविकवाद भी बोलते हैं, इंग्लिश में रियलिज्म बोलते हैं। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप हिंदी शब्द याद करने की बजाय इनके इंग्लिश शब्द याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियलिज्म के बारे में बात करें तो रियलिज्म का जो प्रतिपादक है उनका नाम है कुक विल्सन महोदय। तो कुक विल्सन महोदय है जो रियलिज्म के प्रतिपादक हैं। पूंजीवादी विचार का समर्थक, मात्रात्मक क्रांति का समर्थक था ये। प्यारे साथियों, जो वास्तविकवाद है जिसको हम यथार्थवाद बोलते हैं, इसको हम रियलिज्म बोलते हैं। रियलिज्म के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है कुक विल्सन महोदय। कौन है? कुक विल्सन महोदय। पूंजीवादी विचार का समर्थक था, मात्रात्मक क्रांति का समर्थक था। तो जो कुक विल्सन महोदय हैं वो पूंजीवाद और मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे। यथार्थवाद की मुख्य दार्शनिकता यह है, जो यथार्थवाद है उसका विचार है कि तथ्य है जो स्वयं बोलते हैं और तर्क संगत और प्रेरक होते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट याद कर लेना प्यारे साथियों, ये स्टेटमेंट यथार्थवाद से संबंधित है। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट भी याद कर लो। यथार्थवाद के अनुसार कोई भी वस्तु जिसका हम अनुभव करते हैं उसका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अनुभव किया जाए, और अनुभव किया गया ज्ञान ही यथार्थ होता है। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को भी याद कर सकते हो चाहो तो।
ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये स्टेटमेंट। मात्रात्मकवाद, प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, यथार्थवाद, ये सभी के सभी लगभग एक ही प्रकार के हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मार्क्सवाद के बारे में बात करते हैं, जिसको हम मार्क्सिज्म बोलते हैं। इसका उद्देश्य, जो मार्क्सवाद है जिसको हम मार्क्सिज्म बोलते हैं, इसका उदय पूंजीवाद व मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था। तो यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, मार्क्सवाद को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूँ, ये अभी थोड़ी देर पहले, इसमें मार्क्सवाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद को हम मार्क्सिज्म बोलते हैं। इसका उदय पूंजीवाद व मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तर्क पर आधारित है। जो मार्क्सवाद है, इसका उदय पूंजीवाद व मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ है। जो मार्क्सवाद है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तर्क के ऊपर आधारित है। ठीक है, मार्क्सवाद है जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तर्क पर आधारित है। मार्क्सवाद के अनुसार चेतना या मानसिक विचारों की कड़ियाँ जीवन को निर्धारित नहीं बनाती, बल्कि जीवन व्रत के विचारों को विकसित करती हैं। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार प्यारे साथियों, चेतना या मानसिक विचारों की जो कड़ियाँ हैं वो जीवन को निर्धारित नहीं करती, बल्कि जीवन व्रत के विचारों को विकसित करती हैं। उसके बाद हम अतिवाद के बारे में बात करते हैं, जिसको रेडिकलिज्म बोलते हैं। अतिवाद जिसको हम रेडिकलिज्म बोलते हैं, अतिवाद जिसको हम रेडिकलिज्म बोलते हैं, तो याद रखो अतिवाद को रेडिकलिज्म बोला जाता है। अतिवाद के जो प्रतिपादक है उनका नाम है रिचर्ड पिट महोदय। ठीक है, अतिवाद को उग्र सुधारवाद भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अतिवाद जिसको हम रेडिकलिज्म बोलते हैं, जो अतिवाद है उसको उग्र सुधारवाद भी कहा जाता है। अतिवाद को इंग्लिश में रेडिकलिज्म बोला जाता है। अतिवाद की शुरुआत रिचर्ड पिट महोदय के द्वारा की गई थी अपनी किताब रेडिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट प्यारे साथियों, अतिवाद जिसको हम रेडिकलिज्म बोलते हैं, इसकी शुरुआत रिचर्ड पिट महोदय के द्वारा की गई थी। अतिवाद की शुरुआत रिचर्ड पिट महोदय ने अपनी किताब रेडिकल ज्योग्राफी में की थी। तो रिचर्ड पिट के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था रेडिकल ज्योग्राफी, और रेडिकल ज्योग्राफी में रिचर्ड पिट महोदय ने अतिवाद की शुरुआत की थी। यह एक तरीके का मार्क्सवादी विचार है जो मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है। तो प्यारे साथियों, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो अतिवाद है वो एक तरह का मार्क्सवादी विचार है जो मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के बिल्कुल अपोजिट खड़ा हुआ है, जो मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है। पूंजीवाद समाज का विरोधी तथा मार्क्सवादी समाज का समर्थक है। यह बात ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, जो पूंजीवाद है वो समाज का विरोधी है और जो मार्क्सवाद है वो समाज का समर्थक है। इसका उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना करना है। उसके बाद हम साम्राज्यवाद के बारे में बात करते हैं। साम्राज्यवाद के प्रतिपादक है J.A. हॉब्सन महोदय। J.A. हॉब्सन महोदय हैं, वो साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। उसके बाद हम व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं। व्यवहारवाद, इसके प्रतिपादक विलियम इर्क महोदय हैं। व्यवहारवाद इसको इंग्लिश में बिहेवियरलिज्म बोलते हैं। व्यवहारवाद को इंग्लिश में बिहेवियरलिज्म बोला जाता है। व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है विलियम किर्क महोदय। विलियम किर्क महोदय के द्वारा व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया था, और इनके समर्थक, व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन है? वॉलपॉट महोदय हैं, कोप्पा महोदय हैं, गोल्ड महोदय हैं। तो इनको भी आप याद कर लो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। यह प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध खड़ी एक सोच है। ठीक है, तो जो व्यवहारवाद है वो प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध है। यह तर्क प्रदान करता है, यह तर्क प्रदान अथवा बोझिल बने व्यक्ति के विरुद्ध जन्मी सोच है जो आगमनात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। तो इस बात को आप मत याद करो प्यारे साथियों, इसको आप स्किप कर दो। बस इतना याद करो कि व्यवहारवाद जिसको हम बिहेवियरलिज्म बोलते हैं, इसके प्रतिपादक विलियम इर्क महोदय हैं, इसके समर्थक वॉलपॉट, कोप्ता और गोल्ड महोदय हैं। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध खड़ी एक सोच है। उसके बाद हम मानववाद के बारे में बात करते हैं। मानववाद को हम ह्यूमनिज्म बोलते हैं। मानववाद को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमनिज्म बोलते हैं प्यारे साथियों। प्रत्यक्षवाद की आलोचना के विरुद्ध तथा मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध एक सोच है ये। जो मानवतावाद है जिसको हम मानववाद बोलते हैं,
मानवतावाद, जिसको हम मानवतावाद भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ह्यूमनिज्म बोला जाता है। जो ह्यूमनिज्म है वो प्रत्यक्षवाद की आलोचना के विरुद्ध और मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध है। ठीक है, ह्यूमनिज्म को लाने का श्रेय किर्कमोदे को दिया जाता है। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो व्यवहारवाद है उसके प्रतिपादक कौन है? किर्कमोदे। तो व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था विलियम किर्कमोदे के द्वारा और मानववाद का प्रतिपादन किया गया था किर्कमोदे के द्वारा। ठीक है, व्यवहारवाद को अब ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। जो मानवतावाद है, जिसको हम मानववाद बोलते हैं, जिसको हम ह्यूमनिज्म बोलते हैं, यह प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध है। ह्यूमनिज्म को लाने का श्रेय किर्कमोदे को दिया जाता है। किर्कमोदे ने 1951 में ह्यूमनिज्म को लाया था। ह्यूमनिज्म को विकसित करने का श्रेय ईफू टूफान-मोदे को दिया जाता है। ईफू टूफान-मोदे ने 1971 में ह्यूमनिज्म को विकसित किया था। तो पहली बात प्यारे साथियों, जो ह्यूमनिज्म है वो प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोधी है। ह्यूमनिज्म को लाने का श्रेय किर्कमोदे को दिया जाता है। ठीक है, ह्यूमनिज्म को विकसित करने का काम किसने किया है प्यारे साथियों? ईफू टूफान-मोदे ने 1971 में किया था। ह्यूमनिज्म का वास्तविक तरीके से विकास किसने किया है? वो भी ईफू टूफान-मोदे ने किया है। ठीक है, स्पेस पैलेस तो ईफू टूफान-मोदे ने, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ईफू टूफान-मोदे ने स्पेस एंड पैलेस नामक एक किताब लिखी थी। ठीक है, इन्होंने मानव धर्मी शब्द का प्रयोग किया था। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, मानववादी जो ह्यूमनिज्म है, देखो यहां पर ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो बिहेवियरलिज्म है ये विलियम किर्क है इसके प्रतिपादक, जबकि जो ह्यूमनिज्म है इसके प्रतिपादक कौन है? किर्कमोदे हैं। ह्यूमनिज्म को लाने का श्रेय किर्कमोदे को दिया जाता है। ह्यूमनिज्म को विकसित करने का श्रेय ईफू टूफान-मोदे को दिया जाता है। ह्यूमनिज्म के वास्तविक प्रतिपादक कौन है? टूफान-मोदे हैं। टूफान-मोदे के द्वारा एक स्पेस एंड पैलेस नामक किताब लिखी गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वैल्यू इन ज्योग्राफी किताब किसकी है? एनी बुटीमर की है। एनी बुटीमर की किताब का नाम क्या है? वैल्यू इन ज्योग्राफी है। तो वैल्यू इन ज्योग्राफी किताब किसकी है प्यारे साथियों? एनी बुटीमर की है। तो एनी बुटीमर की किताब का नाम क्या है? वैल्यू इन ज्योग्राफी। एनी बुटीमर की किताब का नाम क्या है? वैल्यू इन ज्योग्राफी। उसके बाद हम नारीवाद, इनको हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। बिल्कुल डिटेल से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा अच्छे से, और ये अब तक का जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से याद कर लो। और कल हम नई यूनिट भी शुरू करेंगे प्यारे साथियों, तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे से बिल्कुल पॉजिटिव के साथ आना है। कल हम नई यूनिट की भी शुरुआत करने वाले हैं और अपनी इस यूनिट को भी कंप्लीट करने वाले हैं। नारीवाद, जिसको हम फेमिनिज्म बोलते हैं, इसका विकास रोजमोदे ने किया था। तो ये इतना ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि नारीवाद का शुरुआत किसने किया था? रोजमोदे ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम समय के भूगोल की बात करें, जिसको हम टाइम ज्योग्राफी बोलते हैं। टाइम ज्योग्राफी के प्रतिपादक हैगरस्टैंड-मोदे हैं। और तो आप इतना ध्यान रखो कि टाइम ज्योग्राफी के प्रतिपादक कौन है? हैगरस्टैंड-मोदे हैं। उसके बाद हम कल्याणवाद के बारे में बात करें, वेलफेयर अप्रोच के बारे में, तो वेलफेयर अप्रोच डेविड स्मिथ-मोदे से संबंधित है। वेलफेयर अप्रोच किससे संबंधित है? डेविड स्मिथ-मोदे से संबंधित है। और ये इसके स्टेटमेंट है, चाहो तो आप इनको याद कर सकते हो। बाकी ये वाला स्टेटमेंट मेरे को ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है डेविड स्मिथ का, कि कल्याणकारी भूगोल का अर्थ कौन, कहाँ, क्यों और कैसे पाता है, इसका अध्ययन करना है। जो कल्याणकारी भूगोल है उसका सबसे बड़ा मीनिंग है, उसका सबसे बड़ा अर्थ है कि कौन, कहाँ, क्यों और कैसे प्राप्त करता है। कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। कौन पाता है, कहाँ और कैसे पाता है, यह भी कल्याणकारी भूगोल से संबंधित है। उसके बाद हम विचारधारा के बारे में बात करें। कुछ विचारधाराएं हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करें मानववाद।
जो कर्क महोदय से संबंधित है, मानववाद को विकसित करने का श्रेय या मानववाद का वास्तविक प्रतिपादक हम ईफू टुआन को मानते हैं। नारीवाद रोज से संबंधित है। समय का भूगोल टी हैगरस्टैन से संबंधित है। कल्याणवाद डेविड स्मिथ से संबंधित है। द्वैतवाद का जनक वोरिनियस है। मात्रात्मक क्रांति टी बर्टन महोदय से संबंधित है। अपवादवाद का जनक शेफर महोदय है। नियतिवाद फ्रेडरिक रैटजेल महोदय से संबंधित है। संभववाद शब्द का प्रयोग फेब्रे ने किया। संभववाद का वास्तविक प्रतिपादक ब्लास महोदय। नवनियतिवाद टेलर से संबंधित है। प्रसंभववाद ओ एच के स्पेड से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद ऑगस्टे कॉम्टे से संबंधित है और उपयोगितावाद विलियम जेम्स से संबंधित है। आदर्शवाद या प्रत्यक्षवाद या विचारवाद जॉनस्टन से संबंधित और गुल्के से संबंधित है। वास्तविकवाद या यथार्थवाद कुक विल्सन महोदय से संबंधित है। इसके बाद मार्क्सवाद मार्क्स से संबंधित है। अतिवाद रिचर्ड पिट महोदय से संबंधित है। साम्राज्यवाद जे.ए. हुडसन महोदय से संबंधित है। व्यवहारवाद विलियम इर्क महोदय से संबंधित है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक नियतिवाद अनुचिन से संबंधित है। आधुनिक नियतिवाद ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक नियतिवाद सॉवर से संबंधित है। जलवायु नियतिवाद हंटिंगटन से संबंधित है। वैज्ञानिक नियतिवाद टेलर से संबंधित है। रुको जाओ नियतिवाद टेलर से संबंधित है। क्रियात्मक संभववाद जॉर्ज टेथम से संबंधित है और ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। वातावरण नियतिवाद रिटर से संबंधित है। पर्यावरण नियतिवाद सैंपल से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी आज ज्योग्राफिकल थॉट की यूनिट। अब यदि कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछें प्यारे साथियों, और फिर कल करने वाले एक नई यूनिट की शुरुआत जिसका हम डिस्कशन करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।